गाइस, मैं हूं प्रीति एंड वेलकम बैक टू मदर स्क्वाड। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड अपने बारे में बता देती हूं। मैं एक 2 साल के बेटे की मदर हूं। प्रोफेशन से मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूं। यूट्यूब पर मैं वीडियो क्रिएट करती हूं रिलेटेड टू पेरेंटिंग, मदरहुड जर्नी एंड ऑल्सो लाइफस्टाइल ब्लॉग्स। तो अभी परसों हमने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने बात की थी पोस्ट पार्टम डिप्रेशन के बारे में। इसमें हमने डिटेल में बात की थी कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आप पोस्ट पार्टम डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, प्लस अगर आपको कोई भी सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो कैसे आप उनकी कैटेगरीज को पहचान सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डेफिनेटली आप जाके देख सकते हैं। उसी का ये फॉलोअप वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 चीज़ों पर। पहली चीज़ कि मुझे अपनी डिलीवरी के बाद में क्या फील हुआ था। दूसरी चीज़ कि अगर किसी को पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो रहा है तो कैसे हम उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आता है तो डेफिनेटली लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम हर ऑल्टरनेट डे पर ऐसे वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि मुझे अपनी डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन कितना फील हुआ था, मुझे क्या क्या सिम्टम्स थे। सो लकीली मुझे आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं थे। कुछ चीज़ें हुई थी डेफिनेटली, उनको मैंने सही टाइम पर आइडेंटिफाई करके सही रिक्वायर्ड स्टेप लेके उसी टाइम पर मैनेज कर लिया था। जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता था। आई डोंट नो, अब मैं उस बारे में सोचती हूँ तो मैं कई बार ये सोचती हूँ कि इतनी छोटी छोटी बातों पर मैं रो जाती थी। इवन अयांश अगर रात भर जग रहा है तो भी मैं कई बार रो जाती थी कि ये सोता क्यों नहीं है, वो अगर फीड ले रहा है, बिकॉज मेरी बॉडी बहुत वीक थी, स्टिचेस भी रिकवर हो रहे थे, तो उसको बैठ के फीड कराने में बैक में भी पेन होने लगता तो मैं रोने लगती थी। खाना देख के, बिकॉज उस टाइम पे बहुत ही सिंपल फूड दिया जा रहा था, वो सब देख के रोने लगती थी। तो मुझे रोना बहुत आता था, प्लस मुझे आइसोलेट रहने का मन करता था। मुझे लगता था कि बहुत भीड़ भाड़ उस टाइम, छोटे बच्चों को देखने के लिए भी आते हैं, प्लस आपको देखने के लिए भी लोग आते हैं, तो मैं कई बार बहुत इरिटेट हो जाती थी और मुझे लगता था कि मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें ताकि मैं अच्छे से रेस्ट कर पाऊँ। और ऐसे करते करते मुझे काफ़ी आइसोलेट रहने की आदत हो गई थी। बस उसी टाइम पर, ये 1-2 हफ्ते की बात है, सिर्फ उसी टाइम पर मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि नहीं, इस तरीके से जो हो रहा है दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी, और मैंने चीज़ों को मैनेज कर लिया। अब हम बात करते हैं कि कैसे अगर पोस्टपार्टम डिप्रेशन किसी को हो रहा है तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। सबसे जो पहली चीज़ है वो ज़रूरी है इसको पहचानना। आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। कुछ भी अगर आप फील कर रहे हो तो उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई कैसे करोगे? उसके सिम्टम्स को देखो कि आप क्या फील कर रहे हो, उसके सिम्टम्स को नोट डाउन कर लो। कहीं अगर आप नोट डाउन नहीं करना चाहते हो तो जब भी आप अकेले बैठे हो, शांत बैठ के आराम से ये सोचो कि आपको क्या क्या फील होता है। बिकॉज कई बार हम इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं, हम इस बारे में सोचना ही नहीं चाहते कि हमें फील क्या हो रहा है, और एक्चुअली में हम एक शॉर्टर टेम्परेरी हम उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, बट एक लॉन्गर टर्म में हम उसको और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। जितना अवॉइड करेंगे उतनी चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं और एट लास्ट ये काफ़ी सेवियर हो सकती हैं। तो आराम से बैठ के अपने सिम्टम्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो एक लिस्ट बना सकते हैं, लिख सकते हैं कहीं भी, ताकि अगर आप किसी थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो, किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, या फिर किसी अपने फैमिली में भी किसी को बता रहे हो, तो आप आराम से इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाओ। दूसरी चीज़ आती है कैटेगरी को पहचानना, कि अगर आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो रहा है तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये मेरे जो थॉट्स हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, मैं क्या फील कर रही हूँ। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने एक डिटेल वीडियो किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डेफिनेटली जाके चेकआउट कर सकते हैं। बिकॉज कई बार होता है कि हमें 1-2 हफ्ते के लिए चीज़ें हो रही हैं तो काफ़ी नॉर्मल है, बेबी ब्लूज होते हैं, सभी के साथ होते हैं, बट अगर लॉन्गर टर्म के लिए हो रही हैं तो ये चीज़ें सही नहीं है। फिर डेफिनेटली आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए, थेरेपिस्ट से बात करनी चाहिए। अगर आपको बहुत ही ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, या फिर अपने बेबी को हार्म करने के थॉट्स आ रहे हैं, तो ये और भी ज़्यादा सीवियर हो सकती हैं। तो हमें इस कैटेगरी को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है आखिर में। तीसरी चीज़ आती है कि प्रैक्टिकल गोल लाइफ में सेट करना बहुत ज़रूरी है। कई बार एक मोनोटोनस शेड्यूल से भी हम बहुत परेशान हो जाते हैं, बिकॉज घर का काम है, बेबी का काम है। अगर आप जॉब करते हो दैट वेल एंड गुड, आपका काफ़ी टाइम आपकी जॉब में निकल जाता है, बट इफ़ यू आर नॉट वर्किंग तो बेबी और घर को संभालते संभालते कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया पूरे दिन में, और उसकी वजह से काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। इसलिए लाइफ में प्रैक्टिकल गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आपके गोल्स बहुत बड़े हों, छोटे छोटे गोल लाइफ में सेट करिए। जैसे मैं अपनी बात करूँ, दो आई एम अ वर्किंग वूमेन, बट जब मैं मैटरनिटी लीव पर थी, उस जो 6 महीने का पीरियड था, और स्टार्टिंग में मुझे ये चीज़ें हो रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा रोती थी और मुझे आइसोलेशन जैसा फील होता था, तो मैंने उस टाइम पर यूट्यूब चैनल अपना बनाने का सोचा। बिकॉज मुझे वीडियोज़, मैं अयांश के भी छोटे छोटे वीडियोज़ जब वो छोटा था तो शूट करती रहती थी, और मुझे
बड़ा अच्छा लगता था। और उस टाइम पे मैंने सोचा कि मुझे खुद को बिजी कर लेना चाहिए, बिकॉज अभी ऑफिस का भी काम नहीं था, तो मैं काफ़ी खाली हो गई थी। इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया और इस पर वीडियो डालना शुरू किया। तो जो भी आप करना चाहते हो, आपकी हॉबी से रिलेटेड हो, आप सिलाई कढ़ाई, कुकिंग, डांस, सिंगिंग, जो कुछ भी करना चाहते हो, कुछ लोगों को डायरी लिखने का भी बड़ा शौक होता है, तो जो कुछ भी आप करना चाहते हो डेफिनेटली वो गोल अपने लिए सेट करो और उसको फॉलो करो। तो आपका काफ़ी टाइम उन सब चीज़ों में निकल जाएगा और आपको इन सब चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। उसमें टाइम निकल जाएगा, प्लस आपके बेबी में और चीज़ों में टाइम निकल जाएगा, तो आपको इन सब चीज़ों के लिए उतना टाइम मिल ही नहीं पाएगा। इसलिए दो फायदे हो जाएंगे इससे, तो आप बिजी हो जाओगे, प्लस आप लाइफ में कुछ अचीव करो। अगला पॉइंट है इसके बारे में खुल के बात करना। सी हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। जितना हम इस चीज़ से भागेंगे प्रॉब्लम उतनी बढ़ती चली जाएगी। मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर के केस में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम अगर अपनी बात दूसरे को बताएंगे तो सामने वाला पता नहीं क्या सोचेगा, ये थॉट्स हमें ही क्यों आ रहे हैं। बट सबसे पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि वी आर नॉट अलोन। हम अकेले नहीं हैं जो ऐसा फील कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये चीज़ें फील होती हैं, बट वो भी किसी ना किसी डर से किसी को ये चीज़ बताते नहीं, और ये चीज़ धीरे धीरे काफ़ी बड़ी हो जाती है और काफ़ी सीवियर सिम्टम्स में बदल सकती है, बाद में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए सही टाइम पर इसके बारे में कन्फेस करना बहुत ज़रूरी है। जिसके ऊपर भी आपको ट्रस्ट है, चाहे वो आपके पार्टनर हो, आपकी मदर हो, या आपकी फैमिली में कोई और है जो आपके लिए बहुत ट्रस्टवर्दी है, उनको डेफिनेटली आप ये बता सकते हैं। बिकॉज जो मेंटल इलनेस है ये ऑब्वियसली हार्मोन्स की वजह से हो रही है। तो बाकी जब बीमारियों को हम इतना कॉमन लेते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड है, इसके बारे में हम बात करने से या डॉक्टर के पास जाने से नहीं झिझकते, तो हम मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल इलनेस के बारे में बात करने से इतना क्यों झिझकते हैं? बिकॉज ऑब्वियसली अगर कोई फील कर रहा है कोई भी सिम्टम, तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी या उसका माइंड उसके कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए वो फील कर रहा है। तो उसके बारे में हमें बात करने से बिल्कुल नहीं झिझकना, बिकॉज जितना आप इसको अवॉइड करेंगे उतनी ये चीज़ बड़ी होती चली जाती है। अगला जो पॉइंट है दैट इज़ हेल्दी डाइट। गाइस, हेल्दी डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज एक अच्छी बॉडी होगी तभी आपका दिमाग भी बहुत अच्छा चलेगा। तो हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो ये आपके पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। प्लस विटामिन डी का हमें बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज विटामिन डी मेंटल इलनेस के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो अपने डॉक्टर से आप बात करके, अपनी गायनेक से आप बात करके विटामिन डी का इंटेक, अगर आप धूप में बैठ सकते हैं मॉर्निंग में बहुत अच्छी बात है, अगर आप धूप में नहीं बैठ पाते हैं तो अपनी गायनेक से बात करके आपको विटामिन डी के इंटेक के लिए सोचना चाहिए, उसको लेना चाहिए, बिकॉज ये आपके पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। अगला जो पॉइंट है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो जो इस पोस्टपार्टम का 100% रीजन स्ट्रेस नहीं होता, और भी काफ़ी फैक्टर पर डिपेंड करता है। इस पर मैंने वीडियो किया है, वो डेफिनेटली आप जाके देख सकते हैं। लेकिन फिर भी स्ट्रेस भी इसके ऑनसेट का एक पार्ट होता है, तो उसको हमें मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अब बेबी है, घर है, और भी काम है, इनको संभालते संभालते कई बार हम बहुत स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। बट हमें सुपर वुमेन बनने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज एट द एंड वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। तो अगर आप हेल्प ले सकते हो किसी से, आपकी फैमिली में है केयर टेकर जिनकी आप हेल्प ले सकते हो, तो डेफिनेटली आपको उनकी हेल्प लेनी चाहिए। लॉज हैं, पेरेंट्स हैं, डेफिनेटली आपको उनकी हेल्प लेनी चाहिए। इससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो थोड़ा कम रहेगा। अगर आप न्यूक्लियर रहते हो और आपके पास घर का भी काम है प्लस बेबी का भी काम है, अगर आपको लगता है कि बेबी के लिए कोई ट्रस्टवर्दी इंसान नहीं मिल रहा है, तो आप घर के काम के लिए हाउस हेल्प रख लीजिए, ताकि आप उतना स्ट्रेस्ड आउट ना हो। प्लस जो भी और फैक्टर है जो आपको लगता है कि स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, आपके कोई फैमिली मेम्बर हो, अदर थिंग्स हो, उन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा मैनेज करके रखना है। अगली चीज़ आती है अपने लिए टाइम निकालना। कई बार हम बेबी को संभालते संभालते अपने लिए टाइम निकालना बिल्कुल भूल जाते हैं, और फिर हमें बहुत बाद में रियलाइज़ होता है कि हमने अपने लिए तो कुछ इतने टाइम तक किया ही नहीं, जिसकी वजह से काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। तो उस स्टेज पर ना जाओ, इसलिए थोड़ा थोड़ा टाइम अपने लिए निकालते रहना चाहिए। हो सकता है वो 2 दिन में आपको अपने लिए 1-2 घंटा मिल जाए, या 1 हफ्ते में आपको अपने लिए 1-2 घंटा मिल जाए, लेकिन थोड़ा टाइम अपने लिए निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने हस्बैंड से, अपने फैमिली मेम्बर से, किसी से भी जिस पर आपको ट्रस्ट है, थोड़ी देर के लिए बेबी को उनके पास छोड़ सकते हैं, या फिर बेबी को इस तरीके से आप ढाल सकते हैं कि अगर वो आपके पास है, आप अपनी कुछ एक्टिविटी करो। जैसे अयांश को इस तरीके से उसकी आदत हो गई है कि अगर मैं अपना कुछ काम कर रही हूँ तो अयांश मेरे पास भी है, तो वो आराम से अपने टॉयज़ के साथ खेल लेता है, इतना परेशान नहीं करता है। तो थोड़ा बहुत टाइम आपको अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए, जिसमें आप अपनी हॉबी कर पाओ या फिर कुछ और कर पाओ जो आपको अच्छा लगता है। अगली चीज़ है रेस्ट करना। रेस्ट करना गाइस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज न्यू मदर्स के लिए रेस्ट का जो वर्ड है वो काफ़ी टेरिफिक हो जाता है, बट बॉडी के लिए रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब हम न्यू मदर बनते हैं तो एक फ्रेज हमको बोली जाती है कि जैसे आपका बच्चा सोता है वैसे ही आप सो जाइए, बट वी आर नॉट रोबोट कि जैसे बेबी सोया हमने आइज क्लोज करी हमें नींद आ गई। कई बार हमें नींद आने में ही आधा घंटा लग जाता है, और जब तक हमें नींद आती है इतने में बेबी के उठने का दोबारा टाइम हो जाता है। बट हमें एक चीज़ को अवॉइड करना है कि जैसे ही बेबी सोया हमें किसी और काम में इंडल्ज नहीं होना है जाके, बिकॉज जैसे ही आप किसी और
काम में जाके उसको करना शुरू करोगे, जैसे ही आपका वो काम खत्म होगा उतनी देर में बेबी उठ जाएगा, तो फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होगी कि मैंने तो रेस्ट ढंग से किया ही नहीं। आप जो भी आपको अच्छा लगता है, ज़रूरी नहीं कि आप सो, अगर आपको नींद आ जाती है जल्दी तो वेल एंड गुड, फिर तो आपको डेफिनेटली सो जाना चाहिए। अगर नींद नहीं आती है तो उस केस में आपको जो भी अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है वो करिए, बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है वो करिए, आई मीन जो भी चीज़ आपको रिलैक्सिंग लगती है आप वो करिए। बट अपने आप को स्ट्रेस आउट मत करिए कि बेबी सो गया है तो इस टाइम पर मैं कोई और काम कर लेती हूँ। होता है कि रिक्वायर्ड होता है, हमें करना पड़ता है। जैसे कि अभी अयांश बड़ा हो गया है तो वो रात में अच्छे से सो जाता है, तो मेरी मैटरनिटी खत्म होने के बाद तो मोस्टली मेरे ऑफिस का ही काम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब अयांश होता है तो मैं वो निपटा लेती हूँ, लेकिन जब मैं मैटरनिटी पर थी तो अयांश सोता था, उस टाइम पर भले ही मुझे नींद आए या ना आए, बट मैं और कामों में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करती थी, मैं भी प्रॉपर रेस्ट करती थी। अगला जो पॉइंट है वो है एक्सरसाइज। आपको दिन में थोड़ा टाइम जरूर निकालना है कि आप वर्कआउट कर पाओ, मेडिटेशन कर पाओ, योगा कर पाओ। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, अगर आप मेडिटेशन कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको 15 से 20 मिनट मेडिटेशन के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। इससे आपकी बॉडी और माइंड दोनों काम हो जाते हैं। बट आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट। अगर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको ऐसे बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये टर्म बोलना बहुत ईजी है कि मेडिटेट करो, योगा करो, बट जब हम इस चीज़ को से गुजर रहे होते हैं तो उस टाइम कॉन्सेंट्रेशन जो पावर होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है, आप धीरे धीरे स्टार्ट करो, एक्सरसाइज करो, जो भी एक्सरसाइज आपको अच्छी लगती है। लाइट वॉक पर निकल जाओ, वॉक पर चले गए, कुछ दिन में आप जब वॉक पर जाने लगोगे तो वहीं पर आप थोड़ी देर बैठ के आपने प्राणायाम कर लिया, कोई मेडिटेट कर लिया, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको स्टार्ट करना है। एक साथ ऐसा नहीं करना है कि मुझे बस कल से अब 20 मिनट मेडिटेशन करना है, और जब माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगेगी। तो जो भी एक्सरसाइज आपको अच्छी लगती है वो आप करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, और कोई वर्कआउट करिए, बट थोड़ा टाइम ज़रूर निकालिए अपनी बॉडी के लिए। पहली जो चीज़ है दैट इज़ मेडिकल एडवाइस। अगर आपको लग रहा है कि आपके जो सिम्टम्स हैं वो 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा रुक रहे हैं या फिर और ज़्यादा वर्स होते जा रहे हैं टाइम के साथ साथ, तो डेफिनेटली आपको मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत है। आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, और जो भी इंस्ट्रक्शन आपके डॉक्टर ने आपको बताए हैं आपको हर एक इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए, बिकॉज ये बात आपके माइंड और आपकी बॉडी की है, तो आपको उनका बहुत ध्यान रखना है। तो गाइस ये कुछ पॉइंटर थे जो डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकते हैं अगर आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजर रहे हो तो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प की और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो नेक्स्ट वीडियो हम परसों अपलोड करेंगे, डेफिनेटली आप वो वीडियो भी चेकआउट करना। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।